जो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एच डी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के आपके पूरे किताब से हर साल बोर्ड में आने वाले प्रश्न, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीटेड रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यानी कि आपका जो 6 मार्च का फिजिक्स का पेपर होगा उसमें आपको यहाँ से प्रश्न इस क्लास से देखने को 100% मिलेंगे। और आपके पास अंतिम समय चल रहा है, लगभग आपके पास बहुत ही कम समय है। तो आप लोग जो है क्लास को एकदम पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी जितने इस क्लास में बताए जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। यानी कि आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है तो प्यारे बच्चों, उसकी परिभाषा और मात्रक लिखने को आपको आता है। तो देखेंगे क्या होता है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि आपका वैद्युत क्षेत्र में जो है किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश जो आपका Q नॉट होता है प्यारे बच्चों, उसके मान से जो निष्पत्ति होती है उस बिंदु पर, उसी को आपका क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या फिर सीधे सीधे शब्दों में कहिए तो वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाले बल तथा जो आपका परीक्षण आवेश होता है, दोनों के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से आपका जो है प्रदर्शित किया जाता है। और आपका इसका फॉर्मूला जो है क्या हो जाएगा, ई बराबर यफ बटे में क्यू नॉट, जहाँ ई जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यफ आपका बल है और क्यू नॉट जो है आपका परीक्षण आवेश है। यानी कि आपका जो है ये सूत्र हो जाएगा। और इसका मात्रक आपसे पूछा था तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। या फिर इसका एक और अन्य मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र के 2 मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम भी हो जाएगा, अथवा आपको वोल्ट प्रति मीटर यानी कि 2 मात्रक जो है बता दिए गए। अब अगला यानी दूसरा वाला प्रश्न देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न दिया है समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। यानी आपका जो समविभव पृष्ठ होता है उसकी परिभाषा लिखने के लिए बोल रहा है। तो आइए देखते हैं क्या होता है आपका समविभव पृष्ठ। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में जो आपका खींचा गया वह पृष्ठ होता है जिस पर स्थित सभी जो बिंदु होते हैं वहाँ पर जो आपका होता है वैद्युत विभव बराबर होता है प्यारे बच्चों, वो आपका समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगला वाला है आपका गॉस की प्रमेय क्या है। या फिर इसको ऐसे भी दे सकता है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। यानी कि गॉस की प्रमेय पूछे आपसे क्या है, या फिर आपको दे स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। दोनों प्रश्न आपके एक ही प्रकार के होंगे, कैसे भी पूछे। तो गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि गॉस का जो आपका नियम होता है इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो आपका फाई ई होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का क्यू का जो है 1/ε0 गुना होता है। यही जो आपका गॉस का प्रमेय होता है। तो आपका जो इसका आप देखेंगे सूत्र क्या होता है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है आपका निर्वात की वैद्युतशीलता होता है। अब अगला यानी अगला वाला प्रश्न देखेंगे। तो आपका अगला प्रश्न है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमार लिखिए। जिस प्रकार से आपका वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा पूछा था और उसका सूत्र पूछा था, उसी प्रकार आपका वैद्युत विभव की परिभाषा पूछता है तथा इसकी बीमा और मात्रक पूछता है। तो आपका क्या होता है वैद्युत विभव की परिभाषा। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो होता है वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो किया गया आपका कार्य होता है तथा धन परीक्षण आवेश के निष्पत्ति के बराबर होता है। सीधे सीधे शब्दों में कहिए तो किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र का, माफ करिए, वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कि आपका V बराबर क्या होता है, तो डब्ल्यू बटे में क्यू नॉट। यानी कि V बराबर आपका फॉर्मूला बन जाएगा डब्ल्यू बटे में क्यू नॉट। अब देखेंगे इसका मात्रक, जहाँ आपका डब्ल्यू क्या होता है, कार्य होता है, क्यू नॉट आपका धन परीक्षण आवेश होता है और V आपका विभव होता है। अब मात्रक देखेंगे इसका, तो मात्रक आपका जो होता है वैद्युत विभव का वोल्ट होता है। और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, तो बीमा आपका हो जाएगी यम यल के पावर 2
t⁻³ और a⁻⁻1 यानी कि मात्रक इसका बोल्ट हो जाएगा। और बीमा जो है यम l⁻2 t⁻³ और a⁻−1। अब अगला वाला प्रश्न है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच जो है परावैद्युत पदार्थ भरने पर जो है इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। और ये जो है आपका थोड़ा सा घुमा के ये प्रश्न पूछता है। तो ये प्रश्न भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं। तो संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। यानी कि आपका जो संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर जो है प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों के बीच विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण जो है प्लेटों के बीच का विभवांतर घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। यानी कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। यहाँ से आपका क्या सिद्ध होता है कि जो C है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके 1/v के, यानी कि विभवांतर के। धारिता जो है वो किसके समानुपाती है, तो आपका 1/विभवांतर के समानुपाती होती है। अगला वाला प्रश्न है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज नियम क्या है। यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो आपका लेंज का नियम होता है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपका लेंज का नियम क्या होता है, आइए देखते हैं। तो आपका क्या होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम, आइए देखते हैं। किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। यानी कि आपका किसी परिपथ में जो आपकी प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा होती है वो सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। और इसे ही आपका क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। यानी कि आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में यही आपका लेंज का नियम होता है प्यारे बच्चों कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। अब देखते हैं अपना अगला यानी 7वां वाला प्रश्न। तो पूछा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। तो आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है उसका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आपका मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि आपका एसआई यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। यानी कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के अलावा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी जो होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक होता है। अब अगला देखेंगे आपका स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का बीमी सूत्र लिखिए। और आप देखेंगे कई बार जो है आपका ये बोर्ड एग्जामों में पूछा गया है कि स्वप्रेरण का अर्थ समझाइए तथा स्वप्रेरण गुणांक का बीमी सूत्र लिखिए। और आपका 17, 19, 20 और 23, 24 यानी लगातार 5 से 6 साल बार जो है पूछा गया है। तो आपका क्या होता है स्वप्रेरण, तो किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि किसी कुंडली से संबंध जो है आपकी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब आइए इसमें एक और पूछा था आपका स्वप्रेरण गुणांक का बीमी सूत्र। तो क्या होता है आपका स्वप्रेरण गुणांक का बीमी सूत्र, ये भी देख लेते हैं। तो इसका बीमी सूत्र हो जाएगा यम l⁻2 t⁻⁻2 और a⁻−2। यानी स्वप्रेरण गुणांक का बीमी सूत्र हो जाएगा यम l⁻2 t⁻−2 और a⁻−2। अब अगला वाला प्रश्न है दूसरा वाला, माफ करिए दूसरा नहीं, आपका नंबरिंग पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि नंबरिंग इधर उधर है सभी का। अब हम कंबाइन जो है आपको क्लास करा रहे हैं।
तो अगला प्रश्न है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। यानी कि फैराडे का जो आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम है उसको आपसे पूछा है। और ये भी जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये भी जो आपका फैराडे का वैद्युत चुंबकीय संबंधी प्रेरण का नियम है बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखेंगे लगातार जो है 7-8 साल पूछा है, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24। तो आइए आपके इसके दो नियम होते हैं, देखते हैं आपके वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के दो नियम कौन कौन से हैं। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम आप हेडिंग डालेंगे और इसी प्रकार जैसे हमने लिखा है उसी प्रकार लिखेंगे जब भी आपसे पूछेगा कि फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के निम्नलिखित दो नियम दिए। तो जैसे पहले नियम को आपका प्रथम नियम ही कहते हैं। तो प्रथम नियम क्या होता है ये देखते हैं। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो होता है प्यारे बच्चों उसमें परिवर्तन होता है तो उसमें आपका क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। यानी कि यदि परिपथ आपका जो है बंद है तो उसमें प्रेरित धारा जो है बहने लगती है और यह धारा जो है केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो यही आपका जो है फैराडे का प्रथम नियम है। अब आइए देखते हैं आपका द्वितीय नियम क्या है। तो दूसरा नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी कि जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो यही जो है आपका फैराडे का द्वितीय नियम है। अब अगला प्रश्न है किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। यानी कि आपका किसी प्रकाशिक माध्यम जो है उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखने को आपको एक नंबर में कभी कभी दे देता है। तो आपका क्या होता है, W बराबर यन भी माइनस यन आर बटे में यन वाई माइनस 1, जहाँ W जो है आपका क्या है, प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता है। और यन भी जो आपका होता है बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक होता है। और यन आर जो होता है आपका लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक होता है। और यन वाई जो होता है आपका पीले रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक होता है। तो यही जो है आपका प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र W बराबर यन भी माइनस यन आर बटे में यन वाई माइनस 1 होता है। अगला है आपका प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। यानी आपका जो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन है उससे आप समझते क्या है, यानी इसकी परिभाषा। और ये भी देखेंगे आपका कई साल जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं आपका प्रकाश वैद्युत कार्यफलन की परिभाषा क्या होती है। तो वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। यानी कि आपकी प्रकाश वैद्युत कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। तो वही आपका उस धातु का प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहलाता है। सामान्यतः इसको W से व्यक्त करते हैं। यानी कि आपका जो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन होता है उसे W से व्यक्त करते हैं। और W बराबर आपका एच भी नॉट होता है, जहाँ एच जो होता है आपका प्लांक नियतांक होता है और भी नॉट जो है आपका देहली आवृत्ति होता है। तो यही जो है आपका प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का परिभाषा है और इसका सूत्र है जो कि आपका 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पूछा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। यानी कि जो आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध है उससे आप क्या समझते हैं। और ये भी जो है आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि क्या होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध या फिर सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप समझते क्या हैं। तो जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि आपका जब किसी सेल की जो है प्लेटों को तार द्वारा आपका क्या करते हैं प्यारे बच्चों जोड़ देते हैं तो तार में जो है वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार जो है सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न जो आपका अवरोध होता है उसको जो है सेल का आपका आंतरिक प्रतिरोध करते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपको जो है कंबाइंड भी आप क्लास कराया जा रहा है सभी चैप्टरों का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा है। तो आप लोग जो है वीडियो को एकदम पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि इस क्लास में जो वही प्रश्न कराए जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं और हर साल पूछे भी जाते हैं और जिनके आने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया है अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। यानी कि आपका अन्योन प्रेरण जो गुणांक होता है प्यारे बच्चों, उसकी परिभाषा देने को बोला है आपको, और उसका जो है आपको वे एक व्यवहारिक उदाहरण देने को बोला है, यानी कि आपका वो जो है एक उदाहरण देने को बोला है। तो आपका क्या होता है अन्योन प्रेरण, आइए देखते हैं। तो किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। यानी कि आपका जो अन्योन प्रेरण होता है वो किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। तो यही आपका होता है अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा। अब इसका एक व्यवहारिक उदाहरण हो जाएगा ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली, यानी कि ट्रांसफार्मर का जो आपका कार्य प्रणाली है वो आपका जो है अन्योन प्रेरण गुणांक की एक व्यवहारिक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी कि आपका जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम होते हैं उनकी आवृत्ति को बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए बोला है। तो आपका रेडियो तरंग पहले आएगा, उसके बाद माइक्रो तरंग, उसके बाद अवरक्त विकिरण, उसके बाद दृश्य विकिरण, फिर आपका परावैंगनी विकिरण, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें। तो यही जो है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों के आवृत्ति की बढ़ते हुए क्रम में ये लिखा गया। रेडियो तरंगे, फिर आपका माइक्रो तरंगे, अवरक्त विकिरण, दृश्य विकिरण, परावैंगनी विकिरण, एक्स किरणें और गामा किरणें। अब देखेंगे अपना अगला वाला प्रश्न। तो दिया है एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। यानी कि एकल गोली पृष्ठ पर जो है आपका प्रकाश के अपवर्तन का क्या सूत्र होता है उसको लिखने के लिए आपको बोला है। तो एक गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र आपका होता है यन बटे में भी माइनस 1 बटे में यू बराबर यन माइनस 1 बटे में आर। यानी कि आपका एक गोली पृष्ठ पर जो आपका प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, यन बटे में भी माइनस 1 बटे में यू बराबर यन माइनस 1 बटे में आर, जहाँ यू पृष्ठ से वस्तु की दूरी होती है, भी आपका पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी होती है, यन जो है पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अब देखेंगे आपका अगला प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको ये भी जो प्रश्न है एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। तो अगला प्रश्न है कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। यानी जो आपका कला संबंध स्रोत होते हैं उससे आप समझते क्या हैं। तो आइए देखते हैं आपके क्या होते हैं कला संबंध स्रोत। तो ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। दो कला संबंध स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण प्राप्त किया जाता है। यानी कि आपका कला संबंध स्रोत जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो ऐसे स्रोत होते हैं जिनके बीच जो होता है कालांतर समय के साथ जो है नियत रहता है। तो वही जो आपके होते हैं कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। और जब भी दो आपके दो कला संबंध स्रोत से स्थायी व्यतिकरण जो है आपका प्राप्त किया जाता है। अब देखेंगे आपका अगला प्रश्न। तो दिया है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। यानी आपका जो प्रकाश का विवर्तन है उससे आप क्या समझते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये भी है प्रकाश का विवर्तन वाला। ये भी जो है आपका बार बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या होता है प्रकाश का विवर्तन, आइए देखते हैं। तो जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारे की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। प्रकाश तरंगों के इस प्रकार से मुड़ने को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि जो आपका प्यारे बच्चों जब प्रकाश की किरणें जो होती हैं किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं, यानी कोई पतली स्लिट हो आपका या फिर कोई तीक्ष्ण अवरोध होता है उस पर पड़ती हैं, तो वो स्लिट अथवा अवरोध के किनारे की ओर, यानी जो आपका स्लिट होता है या फिर अवरोध होता है उसके किनारे की ओर आंशिक रूप से क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। प्रकाश तरंगों के इस प्रकार से जो मुड़ने की घटना होती है इसी को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन एकदम बढ़िया से समझ में आएगा और आपको क्लास जो एकदम इंटरेस्टिव लग रही होगी और आप लोग जो एकदम वीडियो को पूरा वॉच करेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी ये सभी क्वेश्चन पूछें तो आपको 1% की भी दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है नाभिकीय बल का अर्थ समझाइए। यानी जो आपका नाभिकीय बल होता है वो क्या होता है, इसका अर्थ समझाने के लिए आपको बोला है। तो किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। यानी कि किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल होते हैं जो न्यूक्लियनों को परस्पर क्या कर रहते हैं, बांधे रहते हैं, वही जो होते हैं आपके नाभिकीय बल कहलाते हैं। यानी कि आपका नाभिकीय बल क्या होता है, तो किसी नाभिक के भीतर उपस्थित वे बल जो न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रहते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है यन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक कौन होते हैं। यानी कि यन टाइप तथा पी टाइप जो अर्धचालक होते हैं प्यारे बच्चों, उसमें आवेशवाहक कौन होते हैं। तो यन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप में कोटर आवेशवाहक होते हैं। यानी कि जो आपका यन टाइप होता है उसमें आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप जो होता है उसमें आपके कोटर जो होते हैं आवेशवाहक होते हैं। अगला प्रश्न है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हैं। यानी जो आपका पीएन संधि डायोड है उससे अवक्षय परत जो है उसमें आप क्या समझते हैं। तो पीएन संधि डायोड के दोनों ओर वह परत जिसमें चालनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं रहते अवक्षय परत कहलाते हैं। यानी पीएन संधि डायोड के दोनों ओर वह परत होती है जिसमें चालनशील आवेश व वाहकों की उपस्थिति नहीं रहते हैं आपकी अवक्षय परत कहलाते हैं। यानी कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत आपका यही होता है। अगला वाला प्रश्न देखेंगे तो दिया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। और ये जो सूत्र है हमने आपको पहले से पूरा डेरिवेशन करके भी बताया क्योंकि इसका डेरिवेशन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है ई बराबर 1/4πε0 इंटू पी बटे में आर क्यूब होता है और न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हमने आपको पहले ही बताया था। जहाँ पी आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और आर जो है आपका प्रेक्षित बिंदु की दूरी होती है। यानी कि यही जो है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका सूत्र होता है। अब अगला वाला प्रश्न देखेंगे तो दिया है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य की तरंगों के नाम लिखिए। यानी कि आपका वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य की तरंगों के नाम लिखिए। तो सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य की रेडियो तरंगे हैं तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य की तरंगे गामा तरंगे हैं। यानी कि आपका सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य की जो तरंगे आपकी होती हैं प्यारे बच्चों वो रेडियो तरंगे होती हैं तथा सबसे कम तरंगदैर्ध्य की तरंगे आपकी गामा तरंगे होती हैं, यानी कि गामा कीड़े होती हैं। अगला प्रश्न है किसी लेंस की फोकस दूरी की किन किन बातों पर निर्भर करती है। यानी कि आपका जो किसी लेंस की फोकस दूरी होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन आपसे ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पतले लेंस के लिए जो आपका अपवर्तन सूत्र होता है 1/f बराबर n-1, बड़े ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 के अनुसार लेंस की फोकस दूरी, लेंस की पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। यानी कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है इस सूत्र के अनुसार वह लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। तो इतने ही प्रश्न आज के क्लास में हमने आपको बताए हैं। बाकी आगे आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं, जब तक आपका पेपर ना खत्म हो जाए तब तक चलती रहेंगी और कुछ पेपर भी जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप लोग जो है उन भी क्लासेस को एकदम बढ़िया से देखें और जितने भी क्वेश्चन आपको इस क्लासेस में बताए गए हैं सभी को आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका जो 6 मार्च का फिजिक्स का पेपर होगा यूपी बोर्ड का उसमें पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास एकदम बढ़िया लगी होगी और आप लोग अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एकदम मस्त तरीके से जुटे होंगे।